नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुलाकात में भारत कनाडा संबंधों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। ईरान और इजरायल की जंग हुई तेज। इजरायली हमले में 600 लोगों की गई जान। ईरानी प्रमुख खामनेई ने ट्रंप को दी चेतावनी, बोले नहीं करेंगे सरेंडर। ईरान इजरायल जंग के बीच वॉशिंगटन में पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। यूएस में पाकिस्तानी ही कर रहे हैं विरोध। मोदी और ट्रंप की बातचीत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सीनियर नेता जयराम रमेश बोले संसद का विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी बताएं क्या हुई बातचीत। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पहलगांव अटैक पर मांगा जवाब। खबरों में सबसे पहले बात G7 समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत कनाडा संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा दोनों देश उच्च आयुक्तों को फिर से नियुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित रिश्ते फिर से बन सके। कनाडा और भारत के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कार्नी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। G7 समिट की खूब चर्चा हो रही है। जिस कनाडा को लेकर सवाल उठ रहे थे वहां पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और कई सारी चीजों को एक साथ उन्होंने बताया। आप देखिए, कनाडा के साथ हमारे रिश्ते कितने खराब हो गए थे जब कनाडा में वहां का पप्पू प्रधानमंत्री था, ट्रूडो। अभी स्थिति ये है कि इमीडिएट फैसला ये हुआ है कि जो हम लोगों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिए थे वहाँ पे स्टार्ट होगा। नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे उसको हम फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। बिजनेस भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि बिजनेस भी होगा, सारी चीज़ें होंगी और दोनों एक नए तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस तमाम मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इन खालिस्तानियों को दुरुस्त करने की भी मांग की और नए प्रधानमंत्री ने इस पे आश्वासन भी दिया। कई सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, कई लोगों को वहां गिरफ्तार भी किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कनाडा ने इनवाइट नहीं किया, कितनी राजनीति हुई थी यहाँ पे कि कनाडा में हो रहा है G7, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो गई। भाई, प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होती। मोदी को कोई पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया जाता इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर। G7 में हिंदुस्तान नहीं आ रहा तो हिंदुस्तान की बात होती। इतनी अकल, इतनी समझ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके रणनीतिकारों को नहीं है। मोदी 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 करते करते इन लोगों ने ये ठान लिया है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से क्रोएशिया चले गए। मोदी ने टर्की के दुश्मन साइप्रस के यहां जाकर के किस तरीके से, आप देखिए कि एक विजिट में 3 देशों में एक से एक उपलब्धियां लेकर के प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे। बिल्कुल। और खबरों में अब बात ईरान इजरायल जंग की। इजरायल और ईरान के बीच जंग का आज 6ठा दिन है। इजरायल ने ईरान के तेहरान में भारी बमबारी की है। वहीं ईरान ने पहली बार इजरायल के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल दागे हैं। इजरायल के हमले में अब तक 600 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा अगर इजरायल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम पूरा होगा। यानी सरेंडर करने को तैयार नहीं है खामनेई। भाई, सरेंडर नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि भाई अंजाम बहुत बुरा होगा, तो ये 10 किलोमीटर अंदर सुरंग में क्यों छुपे हुए हो? यू शुड कम आउट इन ओपन। अगर आपको लगता है कि भाई आप लड़ सकते हैं तो आपको छुपने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप आर्मी चीफ बनाते हो, अगले दिन वो मार देता है।
आप इस तरह की बातें करके अपने लोगों को झूठा दिलासा आप दे रहे हो और एक मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जितना भी एयर स्पेस है ईरान का उसके ऊपर हमारा कब्जा है। आप उनको चुनौती दे सकते हो? वहां खुलेआम तेहरान के ऊपर अमेरिकन और इजरायली एयरफोर्स के विमान घूम रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। आप में रोकने की का मादा है? नहीं है। लेकिन क्या है कि ये युद्ध जो है वो जिद पे जाकर के अटक गया है। ट्रंप ने कहा है कि भाई अब अमेरिका जो है इसके अंदर घुसेगा, किसी भी कीमत पे आपका न्यूक्लियर वेपन आपको नहीं दिया जाएगा। भाई न्यूक्लियर वेपन बनाने की आवश्यकता क्यों है? वाई यू नीड इट? इसका कोई एक्सप्लेनेशन कोई दे। भाई ईरान को किससे खतरा है? ईरान को तो किसी से खतरा नहीं, हिंदुस्तान को खतरा था चीन से, पाकिस्तान से, तो हमने बनाया। आपको किससे खतरा है? तो खैर ये सारी चीजें चलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि लाख प्रोपेगेंडा आप कर ले, इजराइल ने आपको बुरी तरीके से आपकी हैसियत दिखा दी। मिलिट्री पावर जहां तक उसका मसला है, अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए, इजराइल से भी आप टकराने की हिम्मत और काबिलियत नहीं रखते हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर की मुलाकात की काफी चर्चा है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आज व्हाइट हाउस में ट्रंप और मुनीर एक दूसरे से मिलेंगे और इस मुलाकात के लिए मुनीर पहले ही अमेरिका पहुंचे हुए हैं। ट्रंप से मुलाकात के लिए असीम मुनीर 12 जून को उन्होंने अमेरिका का रुख किया था और इस दौरान अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों का गुस्सा भी उन्हें झेलना पड़ा। पाकिस्तान के लोगों ने मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ट्रंप और मुनीर की मीटिंग के कई कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मीटिंग के असल में क्या है कूटनीतिक मायने? देखिए, एक तो हिंदुस्तान में बड़ा बवाल चल रहा है कि भाई मुनीर के साथ वो लंच कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी। भाई कोई आदमी किससे क्या कर रहा है उससे आपको लेना देना है। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच क्या रिश्ता है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। अभी G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे न्योता दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए, आप चलिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बाकायदा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा पहले से ही प्लान बना हुआ है क्रोएशिया जाने का, मैं तो क्रोएशिया जा रहा हूं, आप मुनीर के साथ लंच करें। लंच किस बात के लिए हो रहा है? लंच इस बात के लिए हो रहा है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पे ईरान को कोई मदद ना पहुंचाए। और आप देखिए कि ईरान के यहां से, आप तो कह रहे हो भाई हम ईरान के साथ हैं, तमाम जितने भी डिप्लोमैट्स हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। बाकी देश तो बुला रहे हैं, आप तो मित्र कह रहे हो अपने आप को, आप क्यों वापस बुला रहे हो? दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो इजराइल के पास ये जो इंफॉर्मेशन गई कि कौन नेता कहाँ है, कौन मिलिट्री जनरल कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ उसके जो है मिसाइल्स रखे हुए हैं, ये सारी जानकारी इनपुट ये पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है इजराइल और यूएस को। एक दिन के बाद ये बवाल मचने वाला है और शायद इसीलिए 12 तारीख से, जब से यह हमला हुआ है, अमेरिका ने अपने इस गुलाम को कहा कि भाई आ जाओ इधर। 5 दिन से उसने क्या किया, किससे मुलाकात की, किसी को कुछ मालूम नहीं। यहां झूठ झूठ खबर फैल गई कि 14 तारीख को वहां वो किसी परेड में शामिल होने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने मना किया, भाई परेड के लिए नहीं बुलाया है, इज्जत देने के लिए नहीं, उसको कुछ ऑर्डर देने के लिए बुलाया गया है। अब ट्रंप से मुलाकात के दौरान वहां खाना मिलेगा या जूते पड़ेंगे, ये तो मीटिंग के बाद मालूम चलेगा। और खबरों में अब बात कांग्रेस के सवालों की। पीएम मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत 35 मिनट तक चली। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साझा की, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जयराम रमेश ने कहा कि आज खबर आई कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट का फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने जो कहा, हमें जो बताया गया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सब कुछ साफ करना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल सेशन की भी मांग की है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने क्यों अधीर हो रहे हो? आप कौन है? स्पेशल सेशन बुलाना है या ऑल पार्टी मीटिंग करनी है? कहाँ है तुम्हारा एलओपी? वेयर इज राहुल गांधी? वो जॉर्ज सोरोस के बेटे के शादी में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा मसला चल रहा है, ये सारी बातें पार्टी के स्पोक्स पर्सन से नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन से आनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है इन मुद्दों को लेकर के, उसका एक तो हवा निकल गया। दूसरा, क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप? झूठ बोलने की लत लग गई है। जयराम रमेश वही शख्स है जो सबसे पहले कह रहा था मुनीर को बुलाया गया है परेड के लिए, और आपको कहाँ से ही आप सपनाते हैं या कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें का सेवन कर लेते हैं आप? क्या आपको ये समझ में आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो रीड आउट दिया गया और जो हिंदुस्तान की सरकार बता रही है, दोनों में फ़र्क है? किसने निकाला रीड आउट? जनवरी 2025 का रीड आउट दिखाते हो और उसको कल का मान लेते हो, आज का मान लेते हो। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी वो बिल्कुल ही हेडलेस, माइंडलेस, डायरेक्शनलेस एंड लीडरलेस हो चुकी है। जिन लोगों से एक मोहल्ले का चुनाव नहीं जीता जा सकता, जयराम रमेश जैसे लोग, वो कांग्रेस पार्टी का नीति और दिशा और दशा निर्धारित कर रहे होंगे, तो ये पार्टी इसी तरीके से गर्त में जाएगी और हर बार ये झूठ में ये पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात अभिषेक बनर्जी की। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए 33 देशों के दौरे पर गए भारत के 7 डेलीगेशन के लौटने के बाद पहली बार इसके किसी सदस्य ने सवाल उठाए हैं। विदेश दौरे पर गए विपक्षी सांसदों और नेताओं ने डेलीगेशन को सफल बताया और दावा किया कि दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन की कामयाबी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 33 देशों के दौरे पर गए डेलीगेशन के सदस्यों से पूछना चाहिए कि कितने देशों ने पाकिस्तान के मसले पर भारत का साथ दिया। इसका मतलब है कि देश में विपक्षी पार्टियां जो कहती रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुल्क भारत के साथ नहीं आया, वही सही है। अभिषेक बनर्जी कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। वो इतनी जगह देशों पे गए, किसी देश में जाकर के किसी को कन्विंस नहीं कर पाए। ये जहां जहां गए वो सब पाकिस्तान के साथ हो गए और मैं बेवकूफ़ की तरह वापस लौट आया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। भाई गए क्यों? आने के बाद आपको ज्ञान चक्षु खुल रहा है पार्टी की मीटिंग के बाद कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान जीत जाएगा तो ये जो 33-35% मुसलमान का जो वोट है वो फिर हमको नहीं मिलेगा। अरे शर्म करो। मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतना आत्मा को गर्त में मिलाओगे, ये उम्मीद नहीं थी। एक तो जाना ही नहीं चाहिए था तब, और अगर आप गए हो तो ये कौन से तरीके से आप सवाल कर रहे हो? चलिए इनके ही सवाल को उल्टा थोड़ा कर देते हैं। जहां जहां हमारे जो संसदीय मंडल ऑल पार्टी की टीम गई, उनमें से कौन ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? ये बता दो, ये बता दो। साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है? ये नेताओं से आप डिप्लोमेसी का, आप इनसे सेंसस उम्मीद मत कीजिए कि कोई अकल की बात करेंगे। आप किसी देश में अंदर घुस के जाकर के मार रहे हो, किसी के एयरपोर्ट को खत्म कर रहे हो, उसके आवास को खत्म कर रहे हो, उनके हवाई जहाज को खत्म कर रहे हो। अगर कोई चुप भी है ना, वो भी आपके साथ है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बेसिक जिसको कह सकते हैं कि ब्रह्म वाक्य वही है कि कोई देश दूसरे देश के सोवरेनिटी को का उल्लंघन ना करे। आप घुस के अगर मार के आते हो और दुनिया चुप रह जाती है, मतलब दुनिया आपके साथ है। लेकिन ये सारी चीजें तृणमूल के नेताओं को, उनको उनकी एक जगह दृष्टि है कि क्या करें कि मुसलमान का वोट हमारे पास रहे। उसके अलावा, उसके बियॉन्ड ये लोग सोच ही नहीं सकते। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाली पार्टी किस लिए चुप रहती है? मुसलमानों का वोट मिलता रहे।
मूर्ति बनाने वाले 2 व्यक्तियों को अभी मुर्शिदाबाद में ये वक्फ के नाम पे हो गया, वक्फ में ठंडा कलेजा ठंडा हो गया ना लोगों का, आ गया फैसला। कहां है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? लोगों को मरवा के, लोगों को अपने घरों से बाहर निकलवा करके आप लोगों के कलेजे में ठंडक पहुंच गई। तो ये बता दो कि भाई ये जो हुआ तुमने कंडेम किया क्या? तो जो व्यक्ति, अभिषेक बनर्जी जैसा व्यक्ति, जो उस तरह की चीजों को अपने राज्य के अंदर, उसके सरकार के नाक के नीचे ये सब चीजें होती है, उसको कंडेम करने के लायक नहीं है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो यही कहेगा कि जिस पत्तल में खाएगा उसी में छेद करेगा। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।